तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हरियाणा बोर्ड की एक किताब है आपकी हमारा भारत एक। इस किताब के पाठ नंबर 4 के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। पाठ का नाम है 16 महाजनपद। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, एक काम की जानकारी आपको स्टार्टिंग में दे देता हूँ। आपको जो है ये हमारा भारत एक नाम की जो किताब है ना, ये पूरी किताब का सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीजें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट और पेज दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। अब शुरू करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो आओ जाने कितना सीखा। देखो हम पाठ पढ़ के आ चुके हैं, बहुत ही प्यारी सी कहानी है जनपदों की, और जिसमें खास तौर पे हमने जिक्र करा था सिर्फ मगध के बारे में। मतलब खास तौर पे अगर ध्यान दिया जाए, हमने चैप्टर में जो बड़ाइयाँ सुनी, जो कहानियां सुनी, ज्यादातर मगध की सुनी, क्योंकि वही था सब कुछ यार। तो हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना इस चैप्टर में, तो वो भी ज्यादातर मगध को लेके ही मिलने वाले हैं। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सही उत्तर छांटे। पहला प्रश्न है, अभी हमारे पास आ रखे हैं मतलब MCQ क्वेश्चन। थोड़े से MCQ देते हैं, थोड़े से सही गलत, थोड़े से खालिस्तान, थोड़े से तुक्का मिलाओ यानी मिलान करने यार, और थोड़े छोटे के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूरा बांटा हुआ होता है चैप्टर के अभ्यास वालों को। तो यहाँ पे 2-4 MCQ है, चलो करते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी खालिस्तान थी। मगध की आरंभिक का मतलब यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है हमसे, मगध की पहली राजधानी क्या थी। गिरिव्रज, राजगिरी भी कहते थे इसको, मथुरा, पाटलिपुत्र, कलिंग। तो इनमें से कौन सा है, तो वो है हमारा गिरिव्रज राजगिरी। यानी कि हमको गिरिव्रज नाम सुनने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। हम जब भी बात करेंगे, अगर एग्जाम में पूछेंगे तो आपको राजगिरी है लिखना पड़ सकता है। मतलब ऐसे पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन कि मगध की राजधानी क्या थी, आरंभिक राजधानी क्या थी, तो आपको बताना पड़ेगा राजगिरी थी। गिरिव्रज तो भूल जाओगे आप, राजगिरी याद रख लेना, ठीक है, आसान रहेगा। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ आपको, जो है ना ये अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर जरूर से पढ़ने हैं। अगर आपका पेपर आसपास है या पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, अभ्यास वालों को बिल्कुल गलती से भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो अभ्यास वालों में से ही मिलेंगे, बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो बढ़िया रहेगा ना आपके लिए ये। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नंद वंश का शासक खालिस्तान था। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से पूछ रहे हैं नंद वंश का शासक कौन सा था। चंद्रगुप्त मौर्य, धन्नानंद, पंडुक, महापद्मानंद। तो सॉरी, शासक नहीं है ये, संस्थापक है, ठीक है ना, मैं शासक बोल गया गलती से। तो देखो नंदवंश की स्थापना, देखो ये जो है ये भी एक शासक था, धन्नानंद भी नंदवंश का ही था और महापद्मानंद भी नंदवंश का था। अब दोनों शक्तिशाली राजा थे, लेकिन इसके संस्थापक जिसने इसकी स्थापना करी थी नंदवंश की, वो थे महापद्मानंद। उसके बाद कुछ 1-2 राजा आए और उसके बाद आया था धन्नानंद, जिसको मौर्य साम्राज्य ने विलुप्त कर दिया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको उड़ा दिया और अपने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी धन्नानंद को मारने के बाद में। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, महापद्मानंद। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ खालिस्तान में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है, किताब का नाम हमको बताना है, जिसमें ये बता रखा है कि 16 महाजनपद है। तो कौन सी है वो किताब, भगवती सूत्र, आदि पुराण, अंगुत्तर निकाय, मूलाचार। तो कौन सी है वो, अंगुत्तर निकाय। और ये जो भगवती सूत्र है ये जैन धर्म की, अगर यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ की बजाय बोलते हैं ना जैन ग्रंथ में, तो यहाँ पे आपका उत्तर ऑप्शन बदल जाता, उत्तर बदल जाता, फिर होता भगवती सूत्र, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजों का, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी पूछ लेते हैं वो। वैसे तो मैंने देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, तो वहां पे आपको सुविधा रहेगी, MCQs की बना रखी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अजात शत्रु को इतिहास में खालिस्तान नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि अजात शत्रु को हम इतिहास में एक और नाम से जानते थे, क्या नाम था, अशोक, पंडुक, कुणिक, महापद्मानंद। तो क्या नाम था, कुणिक नाम था उनका, जो प्रसिद्ध था अजात शत्रु की बजाय। चलो अभी हमारे पास आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमको खालिस्तान भरने होते हैं। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक खालिस्तान या खालिस्तान होता था। तो यहाँ पे 3 है, मतलब एक नायक होता था, 2 और होते थे, दो भरने हमको। तो प्रधान होता था और राष्ट्रपति। तो प्रधान या राष्ट्रपति एक ही चीज होती है, तो नायक होता था, प्रधान या राष्ट्रपति होता था। तो ये 2 ऑप्शन है, तो ये आपको भरने हैं। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनकी, लेकिन इसमें नहीं होगा। ये ध्यान रखना किस चीज में हम आगे पीछे से भी याद करके भर सकते हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, हरियक वंश का प्रथम शासक खालिस्तान और अंतिम शासक खालिस्तान था। इसको आगे पीछे नहीं कर सकते आप, इसमें आपको बताना पड़ेगा पहला शासक कौन था, बिंबिसार था, और अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। खालिस्तान ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो किसने बनाया था, शिशुनाग ने।
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक खालिस्तान को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की मौर्य वंश की स्थापना की। तो किसको उड़ा दिया था, मार दिया था, धनानंद को मार दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में उचित मिलान करें, हमको उचित मिलान करने होते हैं। अब ये बहुत आसान है, सबसे आसान उचित मिलान मिले मुझे को इसके। अब क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे तो दे रखे हैं सारे महाजनपद और इधर दे रखे हैं उनकी राजधानियां, तो इसीलिए सबसे आसान है ये। देखो मगध की राजधानी सबको पता होगा, यहाँ ढूंढो भाई। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ गए थे, पाटलिपुत्र था, है ना, चैप्टर में पढ़ा होगा। दो ही राजधानी थी, एक राजगीर है, एक पाटलिपुत्र। अब उसके बाद अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, जो कि नीचे है हमारी। उसके बाद मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर। और वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, तो ये राजधानी है, ये राज्य है। बस ऐसे मिलान कितने आसान हो गए ना हमारे लिए। चलो अब हमारे पास आ चुके हैं सही या गलत। तो निम्नलिखित कथनों में सही है तो ऐसे टिक्का मार दो, गलत है तो कांटा मार दो, बस यही करना हमको। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पांचाल में हुआ, बिल्कुल गलत बात है, हम वहां पे नहीं हुआ था। आई थिंक वैशाली में हुआ था, जहां तक मेरे को याद है वैशाली में हुआ था, पांचाल में नहीं हुआ था। और पहली वाली का भी राजगृह में होता, तो वो भी मतलब गलत ही गलत है ये तो पूरा। ठीक है, राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, बिल्कुल सही बात है। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही बात है। उदयन राजा था हर्यक वंश का, तो उसने करी थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति थी, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दो प्रकार की थी। एक थी राजतंत्र वाली और एक थी गणतंत्र वाली। एक में राजा जबरदस्ती बनते थे और एक में लोगों की सहमति से बनते थे। पाठ पढ़ के आए हो तो याद आ जाएगा आपको। गणतंत्रीय, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना गणतंत्रीय, एक था राजतंत्रीय, तो दो थी वो, इसीलिए ये बोल रहे हैं, ये तो एक प्रकार की बोल रहे हैं ना, तो गलत है। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था, बिल्कुल सही बात है। मतलब लोगों के द्वारा निर्वाचित होता था, चुना जाता था कि किसको राजा बनाया जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लघु प्रश्न यानी छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक लाइन के या एक एक वर्ड के भी है कुछ। तो चलो पहला प्रश्न है, पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ। तो अजात शत्रु के शासनकाल में। दो चीजें पूछी, एक तो पूछा कहाँ पर हुआ और दूसरा किसके शासनकाल में, यानी कि राजा कौन था उस टाइम। तो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह है कि राजगृह जगह है, कहाँ पे पूछ रहे हैं ना, तो राजगृह है कि ये सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। अगर आपको याद नहीं आए, मान लो एग्जाम में आ जाता है, तो ये सप्तपर्णी गुफा भले ही भूल जाना, बट राजगृह मत भूलना। वो आप ऐसे लिख सकते हो कि राजगृह में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, और किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में, जो कि हरिवंश वंश का दूसरा शासक था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। कौटिल्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, और जो वर्ल्ड फेमस किताब है, वर्ल्ड फेमस तो नहीं कहेंगे हम, इंडिया फेमस, बहुत फेमस किताब है ये, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, तो वो किताब है ये, चाणक्य ने लिखी थी। कौटिल्य चाणक्य एक ही था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 6 महाजनपदों के नामों की सूची बनाइए। मतलब हमारे पास कितने महाजनपद है, 16 महाजनपदों का हमने नाम, राजधानी और महाजनपदों के नाम हमने जान लिए थे। हमें उनमें से कोई से 6 लिख देने हैं। मैंने 6 लिख दिए हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो 6 आपको याद आते हैं, आपको आपका मन कर रहा है वो 6 लिख दो। 16 नाम दे रखे बुक में, तो उनमें से 6 लिखने हैं। मैंने लिखे हैं गुरु, पांचाल, मगध, काशी, वज्जी, गांधार। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। अब हर्यक वंश में 3 प्रमुख शासक थे। पहला था बिंबिसार, जिसने इसकी स्थापना करी। फिर था अजात शत्रु, इसी का बेटा। और उदयन, इसी का बेटा, अजात शत्रु का बेटा था उदयन, तो ये दद्दा हो गए इसके उदयन के। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 3 प्रमुख शासक थे। अगला प्रश्न है, नंद वंश के शासक धनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो धनानंद था ना, तो खतरनाक योद्धा, मतलब खतरनाक प्राणी था वो, तो उसको जो है ना, उसके पास सैनिक शक्ति बहुत खतरनाक मानी गई है, तो कितनी थी वो बतानी है। तो नंदवंश के शासक धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बड़ी सेना थी। अब 3,000 हाथी, आप ये समझ लो कि अगले वाली सेना की तो बच गई गंदे वाली, क्योंकि घोड़े आएंगे उनके पास तो ज्यादा से ज्यादा, और घोड़ों को वो हाथियों से डर के भाग जाएंगे वो घोड़े तो। चलो अगले प्रश्न है बड़े बड़े, आइए विचार करें, सोचे जरा। तो पहला प्रश्न है, मल और वज्जी, ये जो है 2 महाजनपद थे, तो महाजनपदों में, जनपद में कैसी शासन प्रणाली थी, इन दोनों के अंदर कैसी शासन प्रणाली थी वो हमें बताना है।
तो ऐसा नहीं है, ये देखो एक नंबर में आ जाए, देखो दो तरीके हो सकते हैं, तो ये एक नंबर में आएगा एग्जाम में, या आएगा 3 नंबर का। तो अगर 3 नंबर में आता है तो बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर एक लाइन से होने नहीं वाला। अगर लेकिन अगर एक नंबर में आ गया तो हमसे वही सेम क्वेश्चन है कि कैसी शासन प्रणाली, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। लेकिन अब हम अगर बड़ा आ गया तो आप कहाँ जाओगे, आप लिखोगे क्या उसमें फिर, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए मैंने थोड़ा एडवांस लिखा है। आप भी, आपको मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ के साथ वीडियो देख रहे हो, इसीलिए बताता हूँ कि हाँ ये अगर एक नंबर में आता है इतना कर लो, इसमें आ रहा है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन में ही होता है ऐसा, हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे अगर एक नंबर में आता है तो गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, बस खत्म कहानी। और अगर 3 नंबर में दे दिया तो आपको गणतंत्रीय शासन प्रणाली के बारे में बताना पड़ेगा। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जनों को सम्मान अधिक, जन समझते हो ना, अधिकारी जो होते थे तो उनको समान अधिकार प्राप्त थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता व समानता को महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर गण अथवा विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक, प्रधान या राष्ट्रपति होता था। यह गण या संघ को की सभा द्वारा सामान्यतः जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। चलो ये जो क्वेश्चन है ये वाला मगध वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो नोटबुक में भी अगर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा काम का क्वेश्चन है। अब हमसे पूछा क्या गया है, मगध अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था, जो कि हमें पता लग गया, पूरे चैप्टर में मगध ही मगध हो रखा है। लेकिन तर्क सहित इस कथन की पुष्टि करनी है कि भाई मगध सच में शक्तिशाली था बाकियों के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में, 1 नंबर में नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। तो 3 नंबर में आता है तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और 5 नंबर में आता है तो 5 पॉइंट लिखने हैं। अभी अपने पास 2, 4 और 6 पॉइंट है, ठीक है, इनमें से कोई से जो 5 आपको आसान लगे वो कर लेना। चलो देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। तो मगध के शासक बहुत योग्य और साहसी थे। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, शिशुनाग, महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध का दूर दूर तक विस्तार किया, यानी कि दूसरे राजाओं को मार मार के अपनी रियासत का दायरा, महाजनपद का दायरा बढ़ाते चले गए। इस क्षेत्र में हाथी प्राकृतिक रूप में बहुतायत में थे, मतलब बहुत सारे हाथी थे वहां पे, मतलब जंगलों में रहते थे। तो इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक विशाल सेना तैयार करी, जिसमें पैदल, रथ, घुड़सवार, हाथी भी शामिल थे, और बहुत सारे हाथियों को शामिल कर रखा था। यहाँ की नदियां गंगा, सोन, चंपा कृषि और यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही थी, यानी कि 2-3 नदियां जो है ना, गंगा, सोन, चंपा, तो इनकी वजह से पानी की कभी वहां पे किल्लत नहीं होती थी और खेती बढ़िया होती थी, यानी कि भूखमरी नहीं आएगी वहां पे, सीधी बात ये है, कंसेप्ट ये है कहने का इनका। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी। अब हथियार भी सबको चाहिए होती है, सेना को हथियार चाहिए ना लड़ने के लिए, तो उसके लिए वहां पे उनके पास खुद की लोहे की खदानें थी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी कि मुझे सोना चाहिए, लोहा, हीरे मोती जो भी है, मतलब मेन तो चाहिए क्या होता है हथियार बनाने के लिए, लोहा चाहिए होता, लोहा उनके पास था ही ऑलरेडी, तो इसीलिए वो ज्यादा ताकतवर था। मगध क्षेत्र की भूमि काफी उपजाऊ थी और इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। नए नगरों के उदय और धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। पहले क्या होता था, मतलब सामान अगर तुमको खरीदना, उसके बदले में कोई जानवर या कोई चीज दी जाती थी, मतलब तुम भी एक सामान दे रहे हो, वो भी एक सामान दे रहा है, ऐसे अदला बदली करके जो है लोग अपना पेट पाल रहे थे। लेकिन मगध ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने जो है सिक्कों की शुरुआत कर दी थी, और सिक्कों से हुआ क्या, लोगों को पसंद आ गया, अपने जानवरों की या किसी चीज की अदला बदली उनको नहीं करनी पड़ी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया कि मात्र एक धातु का टुकड़ा उनको दे दो और उसके बदले वो तुमको सामान दे देगा, तो वो उनको कंसेप्ट बहुत पसंद आया। और उससे हुआ क्या, वहां पे मतलब उनका धन संपत्ति बचती चली गई, व्यर्थ नहीं गई, और जिसके चलते आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, पैसा अच्छा खासा उनके पास हो चुका था। महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा और समितियों का क्या योगदान था, तो महाजनपद जो व्यवस्था थी उसमें सभा और समितियां होती थी, लेकिन वो ज्यादातर जो है ना गणतंत्र या लोकतंत्र या जो सिस्टम होते थे ना उन्हीं के पास होती थी। जो राजतंत्र था वहां पे सभा समितियां होती थी, लेकिन उनका इतनी इज्जत नहीं थी, कह सकते हो। देखो, सभा और समितियां राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती थी। अब जो राजतंत्र था वहां पे अंकुश नहीं लगा सकती थी वो, लेकिन अगर गणतंत्र था तो वहां पे वो रोक टोक कर सकती थी अगर राजा कोई गलत हरकतें करता था। ये संस्थाएं महाजनपदों में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती है। इन सभाओं में वाद विवाद होता था। इन सभाओं में समितियों की मदद से गणतंत्र स्थापित होता था और राज्य का विकास सही ढंग से हो पाता था। अब राज्य तो सही ढंग से होता था, सही चल रहा होता था मामला, क्योंकि इनके अंडर में तो बहुत सारे लोगों की राय मैटर कर रही थी। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था, राजतंत्र में अपनी मर्जी चलाता था राजा। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था थी, ठीक है, हमने मान लिया। इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर था ये स्पष्ट करना हमको।
तो देखिए, महाजनपद राजतंत्रीय और गणतंत्रीय व्यवस्था बनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत था, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। बस इतना सा ही फर्क था और कुछ फर्क नहीं था। मतलब यहाँ पे जनता खुद अपने राजा को चुनती थी, और जबकि राजतंत्र में क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, कोई चुन नहीं सकता था, बदल नहीं सकता था उस विधान को। अगला प्रश्न है, महाजनपदों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है मतलब ठीक ठाक सा है, ज्यादा चांस है नहीं एग्जाम में आने, बट ठीक है भाई, आ भी सकता है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे राजाओं ने दिमाग से खेला। दो सल्तनतें, दो महाजनपदों ने इकट्ठा होकर ऐसी रिश्तेदारी बना ली, मतलब शादी करवा दी अपने बेटे की, बेटी की, आपस में महाजनपदों के राजाओं ने। तो उससे हुआ क्या कि उनकी जो है ना दोस्ती हो गई, और अगर कोई तीसरा महाजनपद आके उन पे टक्कर मारता था, उनसे युद्ध करता था, तो दो महाजनपद मिलकर उसको पेलते थे और जिससे वो हार जाता था। तो इस चक्कर में बहुत सारे जो है राजाओं ने ऐसा टेक्निक खेली थी। अब बताते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विभिन्न महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल के राजा, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है ना, देखो ध्यान रखो, वैसे तो कहने को कह देंगे, लेकिन उदाहरण साबित करो कैसे करते थे। देखो, जैसे कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से कर दिया, तथा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा का विवाह बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु के साथ कर दिया। उसने शाक्यों के साथ भी विवाह संबंध स्थापित किए। वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह कर लिया, और इसी तरीके से जो है विवाह संबंधों से राज्य में मित्रता स्थापित हो जाती थी। अगला प्रश्न है, आओ करके देखे। चलो क्या करके देखना देखते हैं। पहला प्रश्न है, आज के आधुनिक राज्य से महाजनपद युग की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करके अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी कि हमको क्या बताना है, जो महाजनपद युग की जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना, राजा का चुनाव वगैरह जो भी चीजें थी, उनकी तुलना करनी है, और आज कैसा हाल है उस टाइम के कंपेरेटिवली, तो वो हमको बताना है। देखो, महाजनपद राजतंत्रीय और गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत था, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। आधुनिक राज्य यानी कि आज के टाइम पे राज्य ही कहेंगे ना हम, ऐसे राज्य होते हैं, देश होता है, तो उसमें जो है गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाई हुई है, जिसमें लोगों की सहमति से ही अधिकारियों को चुना जाता है। यानी मंत्री वगैरह जो भी है चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं पर विचार कर उनकी आज की आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं से तुलना कीजिए। वो आप खुद ही कर लो भाई, क्योंकि कुछ काम का है नहीं, टाइम पास कराएगा ये क्वेश्चन। देखो, हमें अब बता देता हूँ करना क्या, अगर करने का मन कर रहा हो तो आपका। देखो, पहले जो है राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे आजकल भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, तो वैसे ही पहले भी थी। तो उनको ढूंढो और उनकी जो है आज के वाली जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती है, पहले वाली कैसे करती थी। जैसे सभा समितियां थी ना, मंत्री पद और वो चीजों की आपको तुलना करनी है, तो वो मन करे तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। वैसे भी देखो, इस वाला जो पोर्शन है ना, हर एक वीडियो में बताता भी हूँ, आओ करके देखे। ये वाला पोर्शन एग्जाम में नहीं आता, बस टाइम पास है ये टोटल, ठीक है। मतलब आपको सोचने का नजरिया बढ़ाता है बस, और कुछ नहीं है ये, इसीलिए दिया जाता है। चलो, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।